स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियों। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस डायरी का अगला केस इतना रोमांचक है कि इसने मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए थे। ये शायद 2000 सन की थी। तब शहर में काफी ज्यादा चहल पहल हो रही थी और तभी मुझे पुलिस का फोन आया। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह आम जनता को बताना नहीं चाहती थे। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर एक पार्टी हुई थी। यह पार्टी एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और वहां पर उस बच्चे का कत्ल हो चुका था। उस बच्चे को बेरहमी से मारा गया था और उसके सीने पर कई चाकू के निशान थे। हमें यह पता लगाना था कि उसका कत्ल किसने किया था, लेकिन चश्मदीद गवाह यही बता रहे थे कि उसे किसी जोकर ने मारा था। किसी ने जोकर के कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसका चेहरा नजर किसी को नहीं आया, फिर भी उसने इस कपड़ों को पहना था और उसकी चाल को बताने वाले वहां पर कई चश्मदीद गवाह थे। जब वह उस बच्चे को मार रहा था तो कई लोग वहां पर थे, लेकिन वह उसकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि वह बहुत तेज था और बड़ी ही तेजी से वहां से भाग गया। लेकिन हैरानी की बात कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन्होंने ना तो किसी जोकर को अंदर आते हुए देखा और ना ही बाहर जाते हुए देखा, और वहां पर तो सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए थे। यानी ये बात साफ थी कि वो आदमी उस जोकर के कपड़े पहनकर अंदर नहीं आया था। उसका चेहरा जरूर ही उन कैमरों में नजर आया होगा। हमें उसका चेहरा जानना था। हमने हर गेस्ट की रिकॉर्डिंग देखी। वो कहाँ कहाँ गया और अंदर कौन कौन आया, कौन उस समय अंदर कपड़े बदलने के लिए गया था। हमने सब कुछ चेक किया, लेकिन हमारा शक किसी पर नहीं आ रहा था। वहां पर वह सब मौजूद थे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही आदमी नहीं था। विक्रांत शर्मा, उस बच्चे का चाचा, वो उस समय वहां पर नहीं था और जब उसका कत्ल हुआ तो वो बाहर की तरफ गया था। हमारा शक उस पर पूरी तरह से था क्योंकि जब वो बाथरूम गया था उसके बाद ही जोकर बाहर आया और उस जोकर ने उस बच्चे को मार दिया। हमारे लिए ये केस बड़ा ही आसान सा था क्योंकि उसके चाचा ने ही उस बच्चे को मारा होगा। हमारा शक यहीं पर जा रहा था, लेकिन हमें यह पता लगाना था आखिर उसका चाचा उस बच्चे को मारना क्यों चाहता था। हमने घर वालों से पूरी तफ्तीश की, लेकिन हमें किसी तरह का शक उसके चाचा पर नहीं जा रहा था। उसका प्यार उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा था और वो तो उसे अपना बच्चा ही मानता था। हमेशा से यही चल रहा था। सिर्फ इस पार्टी में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कोई मानने को तैयार नहीं था कि उसका चाचा ही जोकर बनकर उसे मारने आया होगा, लेकिन हमारे सामने सबूत थे। हमें अब उसके चाचा को पकड़ना था और उसके साथ पूछताछ करनी थी। आखिर हमें कोई ना कोई सुराग तो मिलता, क्योंकि शक उस पर ही था और वही बाथरूम में गया था जहां से जोकर निकला, तो उसको कुछ तो पता होगा जिससे हम इस केस को आगे बढ़ा पाते। हमने लगभग 2 दिन लगाए उसके चाचा को ढूंढने के लिए और उसका चाचा हमें एक रोड पर चलता हुआ मिल ही गया। लेकिन वहां पर भी हमें हैरानी का सामना करना पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने हमें बताया कि उसको बांध कर रखा गया था और वो वहां से भाग निकला है। पिछले 5 दिन से उसे अगवा किया गया था, लेकिन हमें उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। कैमरों के सामने वही था जो उस पार्टी में गया था, तो और कोई तो हो नहीं सकता। आखिर उसका हम शक्ल बिल्कुल नहीं है। उसका कोई जुड़वा भाई भी तो नहीं है। तो वही पार्टी में आया था और उसने उस बच्ची को मारा, लेकिन हमने उससे बहुत पूछताछ की। वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने हर तरह के क्रिमिनल के साथ बात की है,
उससे पूछताछ की है, उसकी पिटाई की है। हम मुजरिम को एक ही झटके में पहचान जाते हैं। लेकिन उसकी आंखें सच्ची थी, मुझे क्यों उस पर शक नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे फंसाया जा रहा था, लेकिन उसने बाद में जो बताया उसने हमारे होश बिल्कुल फाख्ता कर दिए। उसने कहा कि उसे अगवा एक जोकर ने किया था। हमने उससे जोकर का चेहरा जानने की कोशिश की तो वो और भी अजीब बात कर रहा था। उसने कहा एक बार उसने जोकर को मास्क उतारते हुए देखा था। वह काफी दूर था और बाथरूम से मैंने शीशे में उसकी झलक देखी। उसका चेहरा उसके साथ मिल रहा था। उसका हम शक्ल ही हो सकता है, ऐसा हम भी हैरान थे। क्या सच में उसका हम शक्ल यहाँ घूम रहा था जिसने ये कत्ल किया था? हमारे लिए केस थोड़ा सा उलझ गया था। हमने उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं बनाया, लेकिन हमें उसका हम शक्ल भी पकड़ना था। वहां पर जोकर का मास्क पहनकर कोई तो उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था। हमें इस बात का पता लगाना था। लगभग एक दिन हम वहां से दूर रहे और उसके हम शक्ल को ढूंढते रहे, लेकिन तभी हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हमें और ज्यादा हैरान कर दिया। हमें यह पता लगा कि उस बच्चे का चाचा लॉकअप में ही मारा जा चुका था। किसी ने उसका कत्ल कर दिया था और हमें अब इस केस को और उलझते हुए देखना था। हम जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो वहां पर हमें कैमरे चेक करने थे। आखिर कौन वहां पर आया और इतनी पुलिस के बीच लॉक अप के अंदर मारकर चला गया? हमारे लिए यह काफी अजीब से हालात थे। हमें यह समझ नहीं आ पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर किसकी हिम्मत है कि वह पुलिस स्टेशन के अंदर घुस सके और आखिर उसे यहां मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? लेकिन हमने हर किसी से जानने की कोशिश की कि इस पुलिस स्टेशन में वो कौन आया जो अजनबी होगा, जो यहाँ का नहीं होगा, क्योंकि लॉकअप वाली साइड कोई नहीं जा सकता। वहां पर सिर्फ पुलिस वाला ही जा सकता है, और वैसे भी दोपहर के वक्त वहां पर ज्यादा लोग नहीं होते और मुंशी डिपार्टमेंट के कमरे में बैठे होते हैं। उसी वक्त उसका कत्ल किया गया, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। हमें यह बड़ी ही आसानी से पता लग सकता है आखिर वहां पर हुआ क्या है। लेकिन हमने कैमरा चेक किए तो हम और ज्यादा हैरान हो गए। वहां पर जोकर के कपड़े पहनकर कोई लॉकअप के अंदर तक घुस गया और किसी को पता नहीं चला। उसने उस जोकर के कपड़ों में उस इंसान को मारा था। ये अब और उलझता हुआ केस था। आखिर किसने जोकर के कपड़े एक कमरे में जाकर बदले और वो अंदर आकर उसको मार पाया? और बाहर का कैमरा चेक करने पर हमें ये पता चला कि कोई भी पुलिस स्टेशन के बाहर जोकर के कपड़ों में ना गया, ना अंदर आया था। तो किसी ने वो कपड़े अंदर ही बदले थे, तो वो कौन हो सकता है? हमने पूरी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वहां पर कोई बाहर का आदमी नजर नहीं आया। वहां पर सिर्फ पुलिस वाले ही आए थे। अब हमारे शक की सुई पुलिस वालों पर घूम रही थी। हमने हर किसी से पूछताछ की। उस कैमरों को ध्यान से चेक करने पर हमें पता लगा इंस्पेक्टर अजय उस समय बाथरूम गए थे। वो बाहर आए ही नहीं। वहां से जोकर बाहर आया जिसने वो कत्ल किया। उसके पास लॉकअप की चाबी भी थी, जो सिर्फ इंस्पेक्टर अजय के पास होती है। उसके बाद वो कत्ल करने के बाद वो दोबारा बाथरूम गया और उस बाथरूम से इंस्पेक्टर अजय बाहर निकले। हमारे लिए ये साफ था, लेकिन हालात बिल्कुल पहले जैसे। क्या यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? आखिर इंस्पेक्टर अजय को तो पता था कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं और उनके बचने के कोई चांस नहीं होंगे, तो उन्होंने उसे लॉक अप के अंदर मारने की कोशिश क्यों की? क्या उन्हें उससे कोई खतरा था? लेकिन अब इसका जवाब हमें इंस्पेक्टर अजय ही दे सकते थे। हमें अब इंस्पेक्टर अजय की तलाश करनी थी। ये केस उलझता जा रहा था और हमने इंस्पेक्टर अजय की तलाश शुरू कर दी।
हर जगह पूछताछ की गई, जिसको भी इंस्पेक्टर अजय जानते थे। उसके घर गए, वहां पर भी जानने की कोशिश की कि वो कहाँ जा सकते हैं। पूरे 2 दिनों बाद हमें ये पता चला कि इंस्पेक्टर अजय की लाश मिल चुकी है। उसकी लाश एक गोदाम में मिली थी, जहां पर उसे पिछले 7 दिनों से बांध कर रखा गया था। वहां डॉक्टर्स ने इस बात को साफ कर दिया था कि उसके हाथों को पिछले 7 दिनों से बांध कर रखा गया था। ये और भी अजीब चीज थी। अगर 7 दिनों से इंस्पेक्टर अजय वहां पर बंधे थे, तो वो कौन था जो उस पुलिस स्टेशन में आया था? मुझे इस केस में कुछ तो शक हो रहा था। आखिर इंस्पेक्टर अजय पुलिस स्टेशन में क्यों गए होंगे? क्या यहाँ पर किसी भूत प्रेत के साये का चक्कर है? आखिर इस केस में कोई ना कोई कड़ी तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर केस में कोई ना कोई जुड़ाव तो होना चाहिए। मुझे इसी को सुलझाना था, क्योंकि मुंबई पुलिस अब शक के घेरे में आना शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को साफ कर दिया गया कि सच में इंस्पेक्टर अजय को पिछले 7 दिनों से बांध कर रखा गया था और उन्हें काफी तड़पाया गया था। बाद में उन्हें मारा गया। लेकिन हमारे लिए सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उन्हें बांधकर क्यों रखा गया और उनका हमशक्ल पुलिस स्टेशन में क्यों आया। अगर वो उनका हमशक्ल नहीं था, तो इंस्पेक्टर अजय किस दबाव में पुलिस स्टेशन आए होंगे? इस केस को उलझते देख मैं और ज्यादा परेशान हो रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आती। आखिर यहाँ पर कितने हमशक्ल हैं जो इस केस पर जा रहे हैं? आखिर ऐसा कैसे हो रहा है जैसे हम शक्लों की बाढ़ आ गई हो? हमने उस गोदाम के आसपास के कई कैमरे चेक किए और हमें वहां पर एक सबूत मिल ही गया। सच में कोई इंस्पेक्टर अजय जैसा दिखने वाला उस गोदाम से बाहर आता था। अगर इंस्पेक्टर अजय वहां पर बंदी बनाकर रखे गए थे, तो वो तो बाहर नहीं आ सकते। आखिर उनका हमशक्ल वहां से बाहर कैसे आता था? आखिर यहाँ चल क्या रहा था और उसका रिश्ता उस जोकर के कपड़ों से क्यों था? क्यों वह जोकर के कपड़ों में ही लोगों को मार रहा था, जहां पर पकड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? सच में अगर हमें सामने को जोकर के कपड़ों में मिल जाता, तो हम बिना सोचे उसे पकड़ लेते। इतने रिस्की चांसेस में भी वो जोकर के कपड़ों में लोगों को मार रहा था, और उसकी शक्ल क्या थी? क्या वो इंस्पेक्टर अजय का हमशक्ल था या यहाँ पर कुछ और गड़बड़ है? और वैसे भी यहाँ एक और कातिल था जो उस बच्चे के चाचा जैसा लग रहा था। क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही थी? हमें अब रिश्ता पता करना था इन सब लोगों में। आखिर इन सब को क्यों मारा गया? और इनका कहीं ना कहीं कोई लिंक तो जुड़ता होगा। हमने उनके सारे लैपटॉप्स चेक किए। मोबाइलों से तस्वीरों को खंगाला गया। आखिर कोई ना कोई लिंक तो मिलेगा। तो वहां पर हमें अंत में एक लिंक मिल ही गया। ये एक तस्वीर थी जो मनाली की थी। वहां पर एक पुराने मंदिर में ये सब खड़े हुए थे। वहां पर उस बच्चे ने एक सेल्फी ली थी जिसमें उसका चाचा भी था। उसमें इंस्पेक्टर अजय भी उस समय मनाली गए हुए थे, और हैरानी की बात, मैं भी तो उस सेल्फी में आ रहा था। आखिर इस लेख के सिवा हमारे पास कोई सबूत क्यों नहीं था? सच में हम वहां पर इकट्ठे हो चुके थे और हमें तो पता भी नहीं था। 3 महीने पहले सच में मैं मनाली गया था और यह तस्वीर मेरे चलते हुए खींची गई थी। इसके सिवा हमारे पास कोई सबूत नहीं था जो इस केस को आगे बढ़ा पाता। तो अब मैं ही आखिरी निशान बचा हूं जो इस केस में कुछ कर सकता है। क्या वो मेरे पीछे आने वाला है? और इस तस्वीर का इसके साथ कोई लिंक होगा भी, या ये बस एक सहयोग था? उसके बाद एसपी शर्मा ने मुझे सिक्योरिटी दे दी थी। मेरे साथ 2 पुलिस वाले होते। उन्हें शक था कि वो मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। अगर उसका लिंक इस तस्वीर के साथ है, तो वो मुझे मारने जरूर आएगा। वो पुलिस वाले हमेशा मेरे साथ रहते और मुझे इस केस को सुलझाना भी था।
मुझे कई ऐसी जगहों पर जाना पड़ता जहां पर सबको शक हो। लेकिन 2 दिन बाद हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हमें हैरान कर दिया। उस तस्वीर में पीछे एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही थी, जिसकी हमें पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसकी लाश मुंबई में ही एक सड़क पर पाई गई थी। हमारे लिए ये और भी डरावना एहसास था क्योंकि वो कातिल छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा था। ये बच्ची तो 7 साल की थी, आखिर वो लोगों को क्यों मार रहा था? लेकिन हमें एक बात का पता तो चल गया था कि उस तस्वीर का कोई तो लिंक है। इन मौतों में उस बच्ची को भी जोकर नहीं मारा था और इस बात के कई लोग गवाह थे। एक जोकर एक गाड़ी में आया और उस बच्ची को वहां पर फेंककर चला गया। किसी ने उस जोकर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन यहाँ जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और हमने उस गाड़ी का कैमरे से पीछा किया। हमने मानो हर चौराहे को देखा। वह गाड़ी किस तरफ मुड़ी और कहां पर पहुंची, और हमें एक गोदाम मिल ही गया जहां पर उस गाड़ी को लगाया गया और उस गोदाम से एक आदमी बाहर आया जिसने जोकर के कपड़े नहीं पहने थे। यकीनन यही तो होगा वह जोकर। वहां पर करीब 50 पुलिस वाले थे जो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसको चलते हुए देखा जा रहा था और आगे एक कैमरे में उसका चेहरा साफ साफ नजर आ ही गया। यहाँ पर हर कोई सदमे में था, जैसे उनकी हैरानी का कोई सबक ना हो। वह मेरी जैसा दिखने वाला था। क्या मैं वह था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने को देख रहा हूँ। सबका शक मुझ पर जा रहा था। यहाँ सब पुलिस वाले मुझे घूर रहे थे और मैं उन्हें समझा रहा था, यह मैं नहीं हो सकता। मेरे साथ तो हमेशा पुलिस वाले होते हैं और ये जिस वक्त का है, उस वक्त भी मेरे साथ पुलिस वाले थे। हम यहाँ पास में ही तफ्तीश कर रहे थे तो उन पुलिस वालों ने कहा कि सर आप तो 20 मिनट के लिए बाथरूम गए थे और हम भी इंतजार कर रहे थे। 20 मिनट तक आप बाहर आए ही नहीं थे। इस बात को सुनने के बाद सब पुलिस वाले मुझ पर शक कर रहे थे और मैं तो खुद हैरान था। मेरे जैसा दिखने वाला इस शहर में घूम रहा है और मुझे पता नहीं है। सब यही सोच रहे थे कि यहाँ पर हम शक्लों की भीड़ लगी पड़ी है। लेकिन मुझ पर शक तो जा ही रहा था। मैं इस केस को सुलझा भी रहा था और इसी के साथ में सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी तो कर सकता हूँ। यकीनन सब पुलिस वाले मुझ पर शक तो करेंगे ही, लेकिन उसके 2 घंटे बाद हमारे हाथ जो लगा उसने मुझ पर शक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वहां पर हमारे पास एक रिकॉर्डिंग थी। ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन की थी और कल की थी। वहां पर मैं पुलिस स्टेशन में जाता हुआ नजर आ रहा हूं और उसके बाद मैं बाथरूम में जाता हूं और जोकर के कपड़े पहनता हूं और बाहर कैमरे में आकर एक मुस्कान देता हूं। यह डरावनी सी मुस्कान उसका कातिल की थी। उसके बाद दोबारा मैं बाथरूम जाकर कपड़े बदलकर उस पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता हूं। सच में ये मैं नहीं था। कोई मेरे जैसा दिखने वाला पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर जोकर के कपड़े पहनकर हमें जैसे चैलेंज कर रहा था। उसका चैलेंज जरूर मेरे लिए था और मैं खुद डरा सहमा सा। आखिर उसे पकड़ा कैसे जा सकता है? सबका शक मुझ पर ही था। वो सोच रहे थे कहीं मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जिससे इस केस को उलझाया जा सके, लेकिन मैं तो खुद सहमा हुआ था। आखिर ऐसे कातिल को रोका कैसे जा सकता है जिसके पास हर तरह के हम शक्ल हो? मेरा हम शक्ल भी क्या, वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसमें रिकवर होने में भी बहुत समय लगता है। क्या भूत प्रेत हम पर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या सच में मैं उस समय पुलिस स्टेशन गया हो सकता हूं? क्या उसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया होगा? मुझे तो सच में खुद पर ही शक होने लगा था। क्या अब आने वाला नंबर मेरा ही था? तभी वहां एसपी शर्मा मेरे पास आए और मेरे कान में बुदबुदाने लगे, मुझे तुम पर यकीन है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें बचकर रहना होगा।
तभी मैंने भी एसपी शर्मा को इशारा कर दिया। कोड वर्ड। उसके बाद एसपी शर्मा वहां से चले गए। किसी को इस बात की समझ नहीं आई आखिर इसका मतलब क्या था, लेकिन ये हम दोनों के बीच की बात थी। एसपी शर्मा मुझे बहुत सालों से जानते थे और हमने ऐसे ऐसे केस सुलझाए थे कि कोई समझ ना पाए। वो मेरे साथ कई भूत प्रेत के केसों में भी थे। उन्हें पता था ऐसे हालातों को कैसे संभालना जाता है और मैंने सिर्फ कोड वर्ड कहा। इसका मतलब था कि हालात काबू से बाहर हैं और मुझे खुद पर भी शक है। एसपी शर्मा भी समझ गए होंगे कि मैं खुद पर शक कर रहा हूं। इसका मतलब भूत प्रेत का किस्सा भी हो सकता है या मुझे हिप्नोटाइज किया भी हो सकता है। वो खुद ही कोई प्लान बनाएंगे जिससे वो इस केस को सुलझा पाएंगे, लेकिन उसका हर कदम मुझे भी पता नहीं हो सकता। यकीनन एसपी शर्मा कोई तो प्लान बनाएंगे और वहां पर सब ने यही कहा कि मुझे दोबारा उसी मंदिर में जाना होगा जहां पर मनाली में इस तस्वीर को खींचा गया था। वहां पर कुछ तो होगा। मैं अगली ही फ्लाइट लेकर सीधा वहां पहुंचा और वहां पर उसी मंदिर में खड़ा मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था यहां पर गड़बड़ हुई कहाँ। पर यहां तो कई लोग थे, लेकिन उस तस्वीर में सिर्फ उतने ही लोग आए। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था आखिर इनकी समानता क्या है। तो मुझे याद आया कि हम इतने ही तो उस मंदिर की पुरानी सीढ़ियों पर उतरे थे। उससे उतरकर नीचे आकर ही हमने यह तस्वीर खींची थी, इसलिए इसमें सिर्फ इतने ही लोग थे। बाकी सबकी भीड़ तो बाहर ही घूम रही थी और वहां पर एक बोर्ड लगा था, इसके नीचे ना जाएं, और हम हंसते हंसते यहां से नीचे आ गए थे। मैं ही तो वो पहला था जो इससे नीचे आया था। मैं इन पाखंडों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अब मुझे समझ आ रही थी। यकीनन इसका नाता उस बोर्ड से हो सकता है। वहां जब हम उस सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस मंदिर के अंदर गए थे तो वहां पर एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वो किसकी थी किसी को पता नहीं, लेकिन उस बच्चे ने पैर मारकर उस मूर्ति को तोड़ दिया था। तब सब वहां से बाहर आ गए थे। मैं सोच रहा था यकीनन वहां पर कुछ तो मिलेगा। उस मूर्ति का हमारे साथ कोई तो रिश्ता बनता है जिससे यह घटनाएं हो रही हैं। वहां पर एक पुजारी से पूछने पर हमें यह पता लगा कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है और यह किसी भगवान का मंदिर नहीं है। किसी को अब तक यह पता नहीं चला कि यह मंदिर किसका है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यहाँ अच्छी प्रेत आत्माएं घूमती है। यहाँ पर कई अजीब से लोग आते हैं जो रात के वक्त ही आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। किसी को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो यहाँ नीचे आने से डरते हैं, इसीलिए ये बोर्ड को लगाया गया है। यहाँ पर कई लोग मारे जा चुके हैं, उनके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं है। मुझे पता था कि यहीं से केस को सुलझाया जा सकता है। अगर वो यहाँ पर है तो यकीनन वो मुझे यहाँ पर मारना चाहेगा। तभी मैंने वहां से सब पुलिस वालों को जाने के लिए कह दिया। मैं वहां पर किसी को नहीं चाहता था और मैंने सोचा हुआ था मुझे उसका सामना करना ही होगा। यहाँ पर मैं अकेला होऊंगा तो कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। सबको मैंने वहां से भेज दिया। मैं चाहता था वो वहां से दूर ही चले जाएं और मेरी चिंता ना करें। वो पुलिस वाले जो मेरी सिक्योरिटी के लिए थे वहां से जा चुके थे। खाली उस मंदिर में मैं अकेला खड़ा था। आसपास वीरान सा जंगल जैसे मुझे डरा रहा था। वो आवाजें काफी अजीब सी लग रही थी। आसपास चलने की आवाज भी आ रही थी। मैं वहां आसपास घूम रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था। तभी पास में मेरी नजर पड़ी एक छोटे से खिलौने पर। वो खिलौना एक छोटा सा जोकर था।
मैंने ध्यान से देखा तो ये चेहरा वैसे ही जोकर का था जैसा उस कपड़ों को पहनकर लोगों को मार रहा था। क्या इसका रिश्ता उसके साथ हो सकता है? मुझे याद आया ये खिलौना तो उस बच्चे का था जिसका कत्ल उस बर्थडे वाले दिन हुआ था। वो ऐसा ही खिलौना लेकर यहाँ पर घूम रहा था। मुझे काफी कंफ्यूजन हो रहा था। आखिर इन चीजों का रिश्ता क्या है? जैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। तभी वहां पर अंधेरा हो रहा था। मैंने सोचा था आज पूरी रात मैं यहाँ पर बिता लूंगा, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई सुराग तो लेकर जाऊंगा। आखिर कौन है जिसका रिश्ता उस तस्वीर के साथ है? उस अंधेरे में मैंने वहां पर लाइट्स लगा ली थी और वहां पर थोड़ा ही अंधेरा बचा था तभी मैंने देखा किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसकी जकड़ काफी जबरदस्त थी। उसने धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया था और मैं नीचे गिरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था और मैं जैसे ही मुड़ा मैंने देखा जोकर के कपड़े पहना एक इंसान। ये वही कातिल था। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। वो किसके जैसा दिखता है? आखिर उसने क्या कोई मास्क पहना हुआ है जो वो शक्लें बदल लेता है? आखिर वो ऐसा कैसे करता है? उसके बाद उसने अपना मास्क उतारा और वहां पर मेरे जैसा दिखने वाला इंसान था। वो मेरी तरफ घूर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने को देख रहा हूं। बिल्कुल मेरे जैसा। मैंने उससे पहला ही सवाल किया, क्यों मार रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? और मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो उसका जवाब, तुम ही थे जिसने उस मूर्ति को तोड़ा। मैं बाहर ही खड़ा देख रहा था। अंदर से तुम ही लोग निकले थे। किसी ना किसी ने तो उस मूर्ति को तोड़ा होगा। मैंने सबको मारा है। तुम भी बचने वाले नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुम भी बचने वाले नहीं। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जैसा दिखने वाला जरूर ही पकड़ में आएगा। कभी ना कभी तो तुम पकड़ जाओगे ही। लेकिन उसके बाद उसने जैसे अपना चेहरा बदल लिया। मेरे सामने उसकी आंखों की बनावट बदल गई, उसकी नाक की बनावट बदल गई। वो जैसे अलग सा लग रहा था। उसका चेहरा एसपी शर्मा से मिल रहा था। मैं हैरान और काफी घबराया हुआ। आखिर कोई इंसान इस तरह से रंग कैसे बदल सकता है? वो तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। उसका चेहरा तो मेरे सामने सामने बदल गया था। तब वो हंसने लगा, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। हम छलावे ऐसे ही होते हैं, हमें कोई नहीं पकड़ पाता। तुम्हें मारकर भी मैं बच जाऊंगा और किसी को कभी कानो कान खबर नहीं होगी। वैसे भी शुक्र करो मैं मंदिर के अंदर आने वालों को ही मार रहा हूं, वरना यहाँ आई पूरी की पूरी भीड़ मरने वाली थी। शुक्र करो तुम्हारी बलि अंतिम होगी। इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ में एक चाकू लिया और वह मेरा गला रेतने के लिए मेरी छाती पर बैठ गया था। वह सच में बहुत तगड़ा था और मैं हाथ हिला नहीं पा रहा था। मैं सच में यही सोच रहा था कि मेरा अंतिम समय आ गया। लेकिन तभी दूर से एक गोली की आवाज आई। वो गोली की आवाज पास की एक पहाड़ से थी और उसके बाद वो छलावा मेरे पास ही गिर गया। ये गोली उसके सर के आर पार हो चुकी थी और 15 मिनट के अंदर ही वहां पर पुलिस वालों की भीड़ आ गई। वो सब मुझे जिंदा देखकर काफी खुश थे और वहां मरे पड़े उस जोकर को देखना चाहते थे। लेकिन मैंने भी उसकी तरफ देखा तो वो जैसे सड़ रहा था। उसके अंदर से खून नहीं, सड़ा हुआ पानी निकल रहा था। उसकी बदबू हम सूंघ नहीं पा रहे थे और वहां पर 2 पुलिस वाले उस बदबू को सूख कर बेहोश हो चुके थे। ये कितनी गंदी बदबू थी। हम दूर दूर हो गए और हमने अपनी आंखों के सामने उसे पानी बनते हुए देखा। वो पानी जमीन में समा गया। वहां सिर्फ जोकर के कपड़े पड़े थे और कुछ हमें नजर नहीं आया। वो बदबू भी धीरे धीरे हवा में चली गई और वहां कोई नामोनिशान नहीं बचा।
तभी वहां पर वो स्नाइपर आया जिसने उस पहाड़ से उस जोकर को मारा था। मैंने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि हमारे जैसे 3 स्नाइपर दूर से आप पर नजर रख रहे थे। आपने जैसे ही कोड रेड का इशारा किया, हम आप पर उस वक्त से ही नजर रख रहे थे। कोड रेड का मतलब ही होता है आपको भी पता ना लगे और काम हो जाए। उसके बाद से मैंने बहुत रिसर्च की छलावों पर, तब मुझे पता लगा सच में छलावे रंग रूप बदल लेते हैं और वो कहीं भी आ जा सकते हैं। वो किसी अलग ही भगवान को मानती हैं। शायद हम उसी मंदिर में उस मूर्ति को तोड़ चुके थे। उन्हें इस बात का कभी पता चल ही नहीं पाया कि उस मूर्ति को उस बच्चे ने तोड़ा था। इसीलिए वहां अंदर जाने वाले हर किसी को वो मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैं यह सोच रहा था कि क्या वहां एक ही छलावा था या और भी होंगे जो मेरा पीछा करेंगे। इससे पहले मैंने ऐसे भूत प्रेत के किस्से सुलझाए थे जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इस केस को पूरी मुंबई पुलिस ने समझने की कोशिश की, लेकिन मान कोई नहीं रहा था। यहाँ किसी को बताया भी नहीं जा सकता था क्योंकि हमारे हाथ कोई सबूत नहीं बचा था। मुझे यकीन है कि अगर किसी और छलावे को इस बात का पता लगा तो वो मेरे पीछे आएगा और मैं भी इंतजार करूंगा। मैं भी पूरी तैयारी में बैठा हूं इनका मुकाबला करने के लिए।